हमारा जो टॉपिक है वो मटेरियल कॉस्टिंग है। मटेरियल कॉस्टिंग बेसिकली इसीलिए पढ़ी जाती है या फाइंड आउट की जाती है ताकि मटेरियल की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज हो सके। अब इस पे जो बेसिकली जो कॉस्ट लगती है वो दो तरीके की कॉस्ट लग सकती है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कॉस्ट मिनिमाइज करना है। दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में बेसिकली वो सारी चीज़ें आती हैं जब आप परचेज़ करते हुए आपको जो भी कॉस्ट आती है, जैसे कि आपकी फेयर की कॉस्ट हो गई, आप वहाँ पे पेपर वर्क कर रहे हैं, इनवाइस वगैरह बनवा रहे हैं या जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों की कॉस्ट हो गई। जो उसको रिसीव करने जा रहा है उस ऑर्डर को, उसकी कॉस्ट हो गई। आप उसको उस मटेरियल की इंस्पेक्शन करवाएंगे, मतलब सारी चेकिंग वगैरह करेंगे कि उस मटेरियल में कोई भी यूनिट ऐसा तो नहीं जो ख़राब हो, तो उसकी भी कॉस्ट लगती है। फिर उसके बाद आपके पास आती है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में आप जितना आप जो भी मतलब जितना मटेरियल लेकर आएंगे उसको वेयर हाउस में रखेंगे। वेयर हाउस का रेंट होगा, इंश्योरेंस होगा, उस पे जो टैक्स लगेगा वो भी होगा, कैरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। फिर उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न, कि आपको उस पे कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें कैरिंग कॉस्ट में आ जाती हैं। अब हमें इस मटेरियल कॉस्टिंग में बेसिकली ये देखना है कि अगर मैं इन्वेंट्री ज़्यादा परचेज़ कर लेती हूँ तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? क्योंकि मैं एक ही दफ़ा में ही ज़्यादा मटेरियल लेकर आ गई या ज़्यादा इन्वेंट्री लेकर आ गई, लेकिन जो मेरी कैरिंग कॉस्ट होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, अगर मैं ज़्यादा लेकर आ गई तो जो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन जो कैरिंग कॉस्ट है वो मेरी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि अगर मैं जितना ज़्यादा मटेरियल लेकर आऊँगी मुझे वेयर हाउस उतना ही बड़ा चाहिए होगा, उसका रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा, उसका इंश्योरेंस टैक्स वगैरह ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर मैं इन्वेंट्री कम लेकर आती हूँ तो मेरी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे बार बार जाके लेकर आना पड़ेगा, मेरा फेयर लगेगा, मेरा रिसीविंग कॉस्ट जो मैं जिस जिस पर्सन को भी भेजूँगी उसका भी ज़ाहिर है उसको भी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, उसकी इनवाइस बनवानी पड़ेगी, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी, लेकिन जो कैरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। क्योंकि अगर मेरे पास ज़ाहिर है मटेरियल ही कम है तो मैं वेयर हाउस में भी मेरे पास कम ही रखने के लिए चीज़ें होंगी। अब कैरिंग कॉस्ट में एक और चीज़ आती है ऑब्सोलीट, मतलब कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रखूँगी तो वो आउटडेटेड भी हो सकता है, तो ये भी क्या कैरिंग कॉस्ट में आता है। या तो अगर वो तो थेफ्ट हो जाए या थीफ हो जाए, चोरी हो जाए वो माल। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर मैं इन्वेंट्री ज़्यादा भी ख़रीद रही हूँ तो जब भी मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रही है और कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, अगर मैं इन्वेंट्री कम ख़रीदती हूँ तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और कैरिंग कॉस्ट कम हो जाती है। अब मुझे एक ऐसा मेथड चाहिए जिसकी वजह से मुझे दोनों ही तरफ से कोई ज़्यादा कॉस्ट ना लगे, और इस कॉस्ट से बचने के लिए, मिनिमम कॉस्ट लाने के लिए हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेसिकली हमें ये बताता है कि हमें कितना कितने यूनिट्स परचेज़ करने चाहिए वन एट अ टाइम, कि हमारी जो कॉस्ट है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगे ना कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगे और मिनिमम कॉस्ट आए मटेरियल कॉस्टिंग में। अब हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई आर यू मल्टीप्लाई सी ओ डिवाइडेड बाय सी यू मल्टीप्लाई बाय सी सी। आर यू स्टैंड फॉर रिक्वायर्ड और एनुअल यूनिट्स,
मीन्स आपको पूरे ईयर कितने यूनिट्स की ज़रूरत होती है। CO स्टैंड फॉर कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब कि आपको एक ऑर्डर प्लेस करने पे कितनी कॉस्ट लगती है। CO मीन्स कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कि एक यूनिट पे आपको कितनी कॉस्ट लगेगी। एंड CC मीन्स कैरिंग कॉस्ट, जो मोस्टली आपको परसेंटेज में गिवन होती है। हमारे पास अभी ये क्वेश्चन है जहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रिप फाइल को रिक्वायर्स 27,000 कंटेनर्स नेक्स्ट ईयर एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ $12 पर कंटेनर। मतलब कि हमें पूरे ईयर में 27,000 कंटेनर की नीड है, तो इसका मतलब ये रिक्वायर यूनिट्स या एनुअल यूनिट्स हैं। 27,000 यूनिट्स, फिर उसके बाद लिस्ट प्राइस $12 पर कंटेनर है, इसका मतलब कॉस्ट पर यूनिट है ये। कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास $12 है। कैरिंग कॉस्ट मेरे पास 25% है ऑफ एवरेज यूनिट। और कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर, मतलब कि कॉस्ट पर ऑर्डर की जो प्राइस है मेरे पास $20 है। यहाँ पे गिवन है $20 और मुझे EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टू मल्टीप्लाई RUCO कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट। अब मैं यहाँ पे इन सब की वैल्यूज़ पुट करूँगी। मेरे पास 27,000 कॉस्ट पर ऑर्डर $20, कॉस्ट पर यूनिट $12 और कैरिंग कॉस्ट है मेरे पास 25%। यहाँ पे आंसर आएगा 600 यूनिट्स। इस 600 यूनिट्स का ये मतलब है कि मुझे एट अ टाइम सिर्फ 600 यूनिट्स ऑर्डर करने चाहिए या परचेज़ करने चाहिए। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये है कि मेरी ना कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगी ना ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये जो इस यूनिट्स का मतलब ये है कि ये मेरी मिनिमम कॉस्ट लगेगी मटेरियल की। नेक्स्ट मेरे पास है कि मुझे कैलकुलेट EOQ करना था एंड ऑल्सो फ्रिक्वेंसी इन दैट डेज ऑर्डर शुड बी प्लेस बेस्ड ऑन 365 डेज अ ईयर। मुझे इसमें ये बताना है कि मुझे हर कितने दिन बाद मैं ऑर्डर प्लेस कर सकती हूँ। तो मुझे इसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स एनुअली फाइंड आउट करना होगा। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स एनुअली फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास फार्मूला है RU डिवाइडेड बाई EOQ, मतलब कि मुझे पूरे ईयर कितने यूनिट्स की ज़रूरत है और मैं एट अ टाइम कितने यूनिट्स परचेज़ कर सकती हूँ। तो मेरे पास जो यूनिट्स हैं वो 27,000 यूनिट्स एंड 600 यूनिट्स हैं। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो मेरे पास आता है 45 टाइम्स। इस 45 टाइम्स का मतलब है कि मैं पूरे ईयर में 45 टाइम्स ऑर्डर कर सकती हूँ, मतलब 45 दफ़ा ऑर्डर प्लेस कर सकती हूँ। अब मुझे ये मालूम करना है कि मैं कितने कितने दिन बाद ऑर्डर को प्लेस करूँ। तो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ था बेस्ड ऑन 365 डेज, तो मैं 365 को 45 टाइम्स से डिवाइड कर दूँगी तो मेरे पास आंसर 8 डेज आएगा। इसका मतलब ये है कि मैं हर 8 दिन बाद
ऑर्डर प्लेस कर सकती हूँ और पूरे साल में 45 टाइम्स